जय हिंद साथियों। अभी देखिएगा, हाल ही में मनीष कश्यप जो कि एक फेमस यूट्यूबर हैं, आप लोग उनका कांड जानते ही होंगे, उनका पूरा न्यूज़ जानते ही होंगे, उन पर एनएसए लगाया गया है। क्या है एनएसए, क्या है उसका पूरा इतिहास जानेंगे, सब कुछ पूरा डिटेल के माध्यम से जानेंगे कि एनएसए का इतिहास क्या है। हम भारतीय हैं तो हमें इसका इतिहास जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि हम भारतवर्ष में रहते हैं और हमें अपना अधिकार और हमें क्या अधिकार नहीं है ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अपना मौलिक अधिकार जानते हुए होंगे कि मौलिक अधिकार 6 प्रकार का होता है, कि क्या क्या मेरे मौलिक अधिकार है, कहीं भी बोलने, कहीं भी जाने, कहीं भी रहने, ये सब क्या है आपका अधिकार है। लेकिन एनएसए क्या है, अभी मैंने एक लोगों से पूछा कि एनएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो नहीं बता पाए। तो उसी को लेकर के मैं आज ये वीडियो ला रहा हूं, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो जान जाए कि एनएसए क्या है, कहां से इसकी शुरुआत होती है और ये क्यों लाया गया, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हम भारतीयों के लिए अपना अधिकार जानने के लिए, और साथ ही साथ ये जानने के लिए कि ये क्यों लाया गया। आज 10 तारीख है, आज ही ये मनीष कश्यप की सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है कि मतलब कि उनको क्या रिलीफ मिला कि नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बात करते हैं एनएसए की। एनएसए क्या है और इसका इतिहास क्या है। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो अंग्रेज अपनी शक्तियों को और पावरफुल बनाने के लिए एक कानून लेकर के आए थे, और वो कानून कब आया था, तो 1981 में आया था। और किस नाम से आया था, तो बंगाल रेगुलेशन 3 के नाम से आया था। क्या था इस कानून में, तो इस कानून में था कि संदेह के तौर पे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, कि ऐसा लगे कि यह व्यक्ति देश हित में न काम करके देश विरोध में कोई काम कर रहा है, या फिर संदेह है। दरअसल बात यह है कि अंग्रेज किसी को भी गिरफ्तार कर लें, जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर लें, उसी के लिए यह कानून लाया गया था। कुल मिला जुला के ये है। लेकिन इसका नाम क्या दिया गया, कि क्यों यह लाया गया है, तो संदेह के तौर पे किसी को भी गिरफ्तार करना जो कि देश के लिए खतरा साबित हो रहा है, यह कानून उसके लिए है। अगर हम एक लाइन में बात करते हैं तो घटना होने से पहले गिरफ्तारी की व्यवस्था इसको कहा गया था 1881 में बंगाल रेगुलेशन 3 में। यही कानून चलता रहा जब भारत ये इसके बाद जब 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून लाया गया, रॉलेट एक्ट पारित किया गया 1917 में। लेकिन इसको भारत में लागू कब किया गया, तो 1919 में इसको भारत में लागू किया गया रॉलेट एक्ट के नाम से। क्या था इसको, तो भारत में इसको काला कानून कहा गया। काला कानून क्यों कहा गया, सब कुछ जानेंगे। महात्मा गांधी ने इसको ये कहा आतंकी अपराधी अधिनियम। ये किसने कहा, तो महात्मा गांधी जी ने ये कहा इस कानून को, काला कानून को, आतंकी अपराधी अधिनियम। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ अब जानते हैं। एक चीज और इसमें कहा गया, ना अपील, ना वकील, ना दलील का कानून कौन सा है, तो रॉलेट एक्ट 1919 का कानून, ना अपील, ना वकील, ना दलील का कानून है। ये भी यहां से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इस कानून में क्या था, तो सेम वही प्रोसेस, नाम बदल करके एक मतलब कानून को ये लाया जा रहा था जो 1881 वाला कानून था, कि संदेह के तौर पे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, उसी के लिए ये नाम बदल के रॉलेट एक्ट लाया गया। ये भी वही सेम प्रोसेस था कि संदेह के तौर पे किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करना। अब उसमें 2 लोगों को संदेह के तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया तात्कालिक समय में। अब हम बात करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे वो हुआ था। तो संदेह के तौर पे 1919 में ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया पंजाब के अमृतसर में। वो थे डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इसी कानून के तहत इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को। इस कानून के तहत जब गिरफ्तार किया गया तो भारतीयों में आग फूट पड़ी, और उन्होंने फिर देखिएगा 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। भारतीयों ने विरोध किया, एक मेला लगा हुआ था, भारतीयों ने विरोध किया और वहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम से वो हुआ। जनरल डायर वो क्या किया, वहां पे गोलियां चलवा दी, तमाम भारतीय मारे गए। वहां पे जो डाटा मिलता है उसमें था कि 379 लोग उसमें मारे गए, साथ ही साथ 1200 लोग घायल हो गए। लेकिन ये डाटा है, लेकिन वहां पे एक कुआं था, ये डाटा सही नहीं है, लेकिन डाटा कम दिखाने के लिए ये दे दिया गया है।
कहा जाता है कि उस कुएं में हजारों लोग गिर करके मर गए। एक बहुत बड़ा गहरा कुआं था, उस कुएं में हजारों लोग उसमें गिर करके मर गए। भगदड़ मची, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, भगदड़ मची और उस कुएं में लोग गिर करके मर गए। लेकिन डाटा यही आप लोगों को सामने देखने को मिलेगा। तो वो क्या था, 13 अप्रैल 1919 का दिन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ये जाना गया। ये समझ लिए होंगे रॉलेट एक्ट, इसके माध्यम से इस एक क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सी कमेटी जांच कर रही थी, तो हंटर कमेटी इसकी जांच कर रही थी। लेकिन अगर हम भारत में बात करते हैं कि भारत में कौन जांच कर रहा था, तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी इसकी जांच कर रहे थे। ये तो बात हुआ रॉलेट एक्ट की। देखिए अभी ये कहां से आकर के कहां हो गया। अभी हम लोग आते हैं एनएसए पे। अब बात करते हैं जब 1919 ये बीत गया, भारत आजाद हुआ, धीरे धीरे भारत आजाद हुआ। उसके बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने इसका नाम चेंज किया और 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लेकर के आए। किस नाम से लेकर के आए, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। इसमें क्या था, इसमें भी यही था, सरकार की शक्तियों को मजबूत करने के लिए ये संदेह के तौर पे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, सेम यही प्रोसेस था। इसमें भी सब कुछ वही है, बस नाम क्या हो रहा है, चेंज कर दिया जा रहा है। जो जिस समय आ रहा है वो अपना नाम क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है। बहरहाल ये 1950 से लेकर के 1980 तक ऐसे ही चलता रहा और 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब आई तो 1980 में इसका नाम चेंज करके उन्होंने रख दिया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। ये इन्होंने ये नाम रख दिया 1980 में और यह संसद से 23 सितंबर 1980 को पास करा लिया। इंदिरा गांधी जी ने इसको संसद से पास करा के एक अधिनियम बना दिया, एक्ट बना दिया, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब बात करते हैं एनएसए क्या है। एनएसए को समझने से पहले जो मनीष कश्यप पे जो एनएसए लगा हुआ है उनके भी बारे में बात कर लेते हैं कि वो पूरा कांड क्या था। एक संक्षेप में 2 मिनट में उनकी बात अगर करते हैं तो तमिलनाडु में उन्होंने ये कहा था, एक फेक वीडियो बना दिया था और उस वीडियो में क्या था, हालांकि डाटा ये मिलता है कि वो वीडियो उन्होंने बिहार में ही बनाया था और उस वीडियो में ये उन्होंने दिखाया था कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है। ये न्यूज बढ़कर के तमिलनाडु देश में फैली और तमिलनाडु राज्य में भी फैली और वहां से क्या हुए, बिहारी लोग वापस बिहार आने लगे। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है। इसके लिए जो भी वहां पे बिहारी मजदूर काम कर रहे थे वहां से वो काम छोड़ करके आने लगे। जब इसकी जांच होने लगी, बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार जब इसकी जांच करने लगी कि क्या इसमें क्या है, इसमें सच्चाई, क्यों मजदूर भाग रहे हैं, कंपनियां को लॉस होने लगा, कंपनियां बैठने लगी, सारे मजदूर निकल के आने लगे। एक बहुत बड़ी संख्या में मजदूर तमिलनाडु से बिहार चले आए। कंपनियां कहीं ना कहीं घाटे में आ गई, जो पहले वहां काम कर रहे थे वो छोड़ करके जब आने लगे। जब बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार दोनों ने जांच करना शुरू किया तब यह मसला निकल के आया कि ये इस वीडियो के माध्यम से ये फेक न्यूज फैलाया गया है। अब उसी फेक न्यूज के चलते मनीष कश्यप जो कि सिविल इंजीनियर रहे थे और बाद में यूट्यूब पे पत्रकारिता करने लगे, उन्होंने यह वीडियो बनाया था और इस वीडियो के माध्यम से यह बताया था कि बिहारियों को तमिलनाडु में मारा जा रहा है। ये वीडियो फेक निकला, उसी के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। कुल उन पर 13 केसेस लगे हुए हैं। उन्होंने अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि जो बिहार में केस चल रहा है, जो तमिलनाडु में केस चल रहा है, वो दोनों को एक जगह कर दिया जाए ताकि केस को सॉल्व करने में आसानी हो। बहरहाल ये तो हो गई मनीष कश्यप की बातें। इनके मतलब कि बचाव के लिए तमाम पत्रकार भी आ रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी जी जो कि आज तक की एंकर हैं, उन्होंने भी कहा कि बच्चा अगर गलती करता है, कोई भी अगर गलती करता है तो उसको सजा दीजिए। अगर फेक वीडियो बना रहा है तो फेक वीडियो बनाने पर भी, गलत न्यूज फैलाने पर भी उसका सजा का प्रावधान है। उस सजा के तहत उनको सजा दिया जाए, न कि उन पे एनएसए लगाया गया। खैर बहुत सारे पत्रकार आए, बहुत सारे नेता आए, बहुत मीडिया इनके बचाव के लिए आई। लेकिन अब बात करते हैं कि ये एनएसए है क्या। जो ये अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था और नाम बदल बदल के अलग अलग समय पे अलग अलग नाम से ये आ रहा था, लेकिन काम वो वही हो रहा था कि संदेह के तौर पे भारतीयों को गिरफ्तार करना।
सॉरी 1980 में जब इंदिरा गांधी के समय एनएसए लाया गया तो इसमें क्या था, इसमें भी सेम वही प्रोसेस था कि संदेह के तौर पे भारतीयों को गिरफ्तार करना, सरकार अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए ये अधिनियम पारित कराया था। आप लोग जानते होंगे कि किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार, जबकि उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। हमें कुछ भी कहने का अधिकार है, कहीं भी जाने का अधिकार है, उसका अपवाद भी है, लेकिन हमें कई तरह की आज़ादी मिली हुई है। तो सरकार अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए ये अधिनियम लेकर के आई थी। ये क्लियर हो गया। इस अधिनियम में क्या था, तो इस अधिनियम में किसी भी भारतीय को शक के बिना पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें 3 महीने की सजा है और इसमें सरकार को ये भी सबूत नहीं देना है कि हम इनको क्यों गिरफ्तार किए हैं, केवल इतना कह देना है कि हाँ इनको शक के तौर पर गिरफ्तार किए हैं, तभी भी यह मान्य हो जाता है। इसकी सजा बढ़कर के 6 महीना से लेकर के 1 साल तक की हो सकती है, लेकिन कम से कम इसमें 3 महीने तक का प्रावधान है। इसमें एनएसए के तहत इसमें 3 महीने तक सजा इसमें होती है। इसकी सजा बढ़ा भी दिया जा सकता है। तो ये है पूरा ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कि शक के बिना पर भारतीयों को गिरफ्तार करना। इसी शक की वजह से इन पे मनीष कश्यप जी को गिरफ्तार किया गया है कि ये अपनी फेक वीडियो के चलते मनीष कश्यप जी को गिरफ्तार किया गया है कि इन्होंने देश के हित में न काम करके गलत वीडियो के माध्यम से अफवाह फैलाने की कोशिश की है। तो ये थी पूरी कहानी एनएसए की, कब इसकी शुरुआत हुई, कहां से इसकी शुरुआत हुई, क्या क्या था। मेरा मोटो ये था कि आप लोगों को रॉलेट एक्ट बताना, कहां से एनएसए की शुरुआत हुई ये बताना, साथ ही साथ हम लोगों ने पूरा देखा एनएसए का पूरा इतिहास। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी वीडियो में दुविधा थी उसको निगलेक्ट करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट भी करके बताइएगा कि वीडियो कैसा था। और जो लोग नए चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों।